ये भी एक मिथ है कि पैनिक अटैक्स सिर्फ कोई स्ट्रेसर होगा या कोई एक्सटर्नल कॉज होगा या किसी चीज़ से ही होंगे। ऐसा नहीं है। फोबिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एक ही स्टिमुलस या एक ही चीज़ से हमें जो है डर लगना या फियर होना। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोबिया। अब वो किसी सिचुएशन से हो सकता है, किसी इंसान से हो सकता है, किसी जानवर से हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट से हो सकता है। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उन पे उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से मूड चेंजेस, एंजाइटी चेंजेस होना, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका HPN न्यूज़ में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम है डॉक्टर सलोनी सेठ अग्रवाल। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैंने चाइल्ड साइकेट्री यानी कि बच्चों में जो साइकेट्रिक या मानसिक रोग होते हैं उनमें स्पेशलाइज भी किया हुआ है। मेरा एक सेंटर है ENT एंड माइंड केयर, साथ में ही मैं अन्य अस्पतालों में भी काम करती हूँ। ओके, तो मैम जैसे आपने बताया इतना, तो आपको कितना अभी तक आपकी इस जर्नी में कितना एक्सपीरियंस हो चुका है? राइट। मैंने टोटल कुल मिला के 6 से 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, पोस्ट PG 4 इयर्स एक्सपीरियंस। राइट, ठीक है। सो मैम, जैसे आजकल हम देखते हैं काफ़ी सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि एज अ साइकेट्रिस्ट हम सोचते हैं, या जो नॉर्मल पीपल्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जो पागल होते हैं बेसिकली वो जाते हैं, है ना? सो ये एक रियलिटी है या मिथ है? ये बहुत बड़ा मिथ है, यानी बहुत एक लोगों की गलत धारणा है कि हमारे पास एकदम पागल लोग आते हैं। अगर मैं अपनी नॉर्मल मैंने एक सरकारी अस्पताल में ही काम किया हुआ है, पूरा अपना PG SRship सब वहीं से किया है। अगर हम जनरल उनका भी मान लिया, हम अपनी एक जनरल OPD प्रैक्टिस मान लें, तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो 90% पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं न्यूरोटिक, यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, कॉमन चाइल्ड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, जो कि बिल्कुल ऐसे ही लोग होते हैं जो आपको डेली लिविंग में मिलेंगे। आप उनको देख के, उनसे बात करके नहीं बता सकते कि उन्हें कोई अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम है या कोई परेशानी चल रही है। सिर्फ 5 to 10% हमारे पास आते हैं जिनको हम अपनी टेक्निकल भाषा में साइकोटिक बोलते हैं, या जिन्हें आम लोग बोलते हैं पागलपन। ठीक है, वही ऐसे 5 से 10% आते हैं। 80 to 90% इन अ गवर्नमेंट सेटअप, यानी कि अगर ज्यादा हम पॉपुलेशन में भी देखें या OPD सेटिंग में देखें तो डे टू डे लाइफ स्ट्रेसर्स वाले ही पेशेंट्स हमारे पास ज्यादा आते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा मिथ है कि अगर साइकाट्रिस्ट के पास चले गए तो हम पागल करा दिए जाएंगे या पागल कहला दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। और यही रोकता है लोगों को अपनी प्रॉब्लम से आगे आने में, और ये ठीक करना, ये गलत धारणा ठीक करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो मैम बच्चों से रिलेटेड आजकल बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई हैं, आप भी देखते होंगे, है ना? राइट। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जो आजकल ना मेन क्या हो गया है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोगों के इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। इवन छोटे बच्चों को बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और इनसे उन्हें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना? जो चीज़ें 50+ के बाद होती थी लोगों को, वो आजकल देखे जाते हैं कि 20+ एज में हो जाते हैं, इवन 20 से नीचे वालों को भी हो रही है। तो कौन कौन से ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे से रिलेटेड हो, जो आपके पास आती हो सबसे ज़्यादा? तो अगर हम पहले कॉजेस पे या कारणों पे जाएं कि आजकल क्यों ऐसा शिफ्ट दिखता जा रहा है हमारे को, कि हमारे पास छोटे बच्चे ज्यादा आते हैं जो हमें शायद 30+ या 40+ या 50+ आते थे। बिकॉज एक, जैसे आपने खुद ही स्टार्ट किया, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो सोशल मीडिया की वजह से वो बहुत चीज़ों से एक्सपोज्ड होते हैं। वो लोगों को देखते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ इमेज, यानी कि सेल्फ अपना वो किस तरीके से अपने आप को देखते हैं, इस चीज़ों पे बहुत एक ठेस पहुंचती है। वो अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया, मोबाइल एडिक्शंस, इंटरनेट एडिक्शंस, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे पास बच्चे आते हैं। तो एक सोशल मीडिया इस चीज़ का काफ़ी कॉमन रीज़न है। उसके अलावा अदर लाइफस्टाइल कॉजेज, जैसे कि जंक फूड का कंजम्पशन करना, बाहर के खाने का ज़्यादा कंजम्पशन करना, वो आजकल के बच्चों के पास ज़्यादा रीच है। पहले के बच्चे आराम से जो घर पे बनता था वो खा लेते थे, बट आजकल ये फूड ऑर्डरिंग एप्स हो गई, या बाहर खुद वो उनके पास पॉकेट मनी है, वो इतना एक्सेस है ऐसे खाने के लिए कि लाइफस्टाइल उसके वजह से चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाना। ओबेसिटी या मोटापे की वजह से बहुत सारी हमारे हार्मोन्स में ऊपर नीचे होते हैं। अगर मैं नॉर्मल जनता के लिए बोलूँ तो इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स,
उन पे उतार चढ़ाव होता है, जिसकी वजह से मूड चेंजेस, एंजाइटी चेंजेस होना, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है, जिस वजह से हमें ये शिफ्ट एक मिल रहा है। एक और कारण जो हमें बच्चों में आजकल ये डिसऑर्डर्स का मिल रहा है वो है कि वो डायग्नोज भी जल्दी हो रहे हैं। ऐसा नहीं था, पहले नहीं थे, लोगों को उनके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल रही है, जो मैं करूंगी एक पॉजिटिव शिफ्ट है, राइट। तो अगर वो जितना जल्दी ट्रीट हो जाए, जितना अर्ली हम उनको इलाज करना शुरू कर दें, उतना बेटर होता है। मैं एक बहुत कॉमन आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। एक बच्चे का में अगर एंजाइटी है, अगर जितना जल्दी हम उसको ट्रीट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि विद इन 1 to 2 months, 1-2 महीने में ही हम डायग्नोज कर दें, तो वो बेटर इलाज होता है वर्सेस कि हम 1-2 साल बाद उसको करें। क्योंकि अगर एक बार उस बच्चे को एंजाइटी सिम्टम्स होंगे या डिसऑर्डर होगा, तो वो अडल्ट में बड़े होके भी ज्यादा चांसेस होगा कि वो कंटिन्यू हो। ये तो बहुत ज़्यादा है। जैसे इसके अलावा मैम ये भी देखा जाता है ना कि काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज ऐसे होती हैं जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती हैं, है ना। कि अगर जैसे एज जो बच्चे हैं, अगर मैं उनके एग्जांपल लूँ तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें होती हैं जो वो अपने अंदर ही रखते हैं, जो बेसिकली एनजाइटी का बहुत बड़ा मेन रीज़न है। तो वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस भी करते हैं, पहले तो नहीं करते, आजकल ऐसा नहीं होता कि बहुत से बच्चे हैं जो अपने तक ही रखते हैं, पेरेंट्स से नहीं बताते। लेकिन जो पेरेंट्स को बताते हैं और पेरेंट्स उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, वो उन्हें लगता है कि शायद ये ग्रोथ की वजह से हो रहा है, या आजकल हार्मोन चेंज हो जाते हैं और बड़े होते हैं, तो इस रीज़न से होता है। आई थिंक ये बहुत बड़ा मिथ है। राइट। या तो जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स उन पे ध्यान ही नहीं देते, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है शायद इस चीज को। इट इज बढ़ रहा है वो धीरे धीरे। उसमें मैं बोलूंगी सोशल मीडिया का एक अच्छा प्रभाव है, जैसे आज हम आपके न्यूज चैनल के थ्रू बोल रहे हैं कि लेकिन अगर लोग उनको समझते भी हैं तो भी उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि ये तो एक नाटक कर रहा है, ये तो एग्जाम का इसको बस स्ट्रेस है इसलिए ऐसा दिखा रहा है, असल में कुछ नहीं है, या ये तो ऐसे बच्चे के साथ रहता है इसलिए बिगड़ता जा रहा है। उसको नजरअंदाज करना नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बच्चों के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर वो जल्दी इलाज कर दें तो वो बेहतर, उनका जल्दी अच्छा इलाज हो पाता है। यानी नहीं तो वो एडल्ट में जाके उल्टा और ज्यादा उनकी तीव्रता या सिवियरिटी बढ़ती है। सो इसलिए उनको समझना, बच्चों को समझना, उनको जल्दी से जल्दी एक प्रोफेशनल हेल्प दिलवाना बहुत जरूरी है। या तो अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास आप जाते हैं, अगर आपको इनिशियली चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में भी या काउंसलर के पास जाने में भी थोड़ा सा ऐसा एक शंका हो रही है कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिसके पास, पीडियाट्रिशियन के पास आप अपना वैक्सीनेट कराने भी जाते हैं बच्चे को, उनसे भी जाके नॉलेज लेंगे तो वो आपको जरूर रेफर कर देंगे। तो किसी से जाके तो एटलीस्ट आपको नॉलेज लेनी है। आजकल लोग कंसल्ट नहीं करते हैं, या अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हम अगर टीनेजर लें तो टीनेजर्स को भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है ना, लाइक पैनिक अटैक्स आना, एंजाइटी होना, ये एक बहुत आजकल बहुत कॉमन हो चुका है ना। कॉमन इसलिए हो चुका है कि लोग टीनेजर्स जो होते हैं बेसिकली आजकल रिलेशनशिप इश्यूज बहुत होते हैं। पहला तो ये है पॉइंट कि रिलेशनशिप्स इतनी बढ़ चुकी है कि अगर, और कोई इस चीज़ के ना बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, किसी के अपने पार्टनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना, कि अगर उनके पार्टनर्स ने उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करा, इग्नोर करा, तो उन्हें अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, उनका एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, इस रीज़न से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। और यही चीज़ अगर वो किसी से कंसल्ट करें तो वो उन्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, तो वो किसी के पास नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक ये बहुत कॉमन है, यही जैसे ही आप बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये रिलेशनशिप में है, जो भी है, कुछ भी एक्चुअली क्या है कि ऐसा है कि कुछ भी स्ट्रेसर होता है तो आजकल के बच्चों में थोड़ा कोपिंग स्किल्स पुअर है। तो अगर वो हमसे आके किसी से भी बात करते हैं, चाहे वो काउंसलर के पास जाए, वो चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास जाए, अपने किसी फैमिली फिजिशियन के पास भी जाए, अगर वो डिस्कस करें, कई बार फैमिली से हम ऐसी चीजें नहीं डिस्कस कर पा रहे होते, तो उनका जो कोपिंग स्किल, यानी जो भी तनाव का कारण है, वो रिलेशनशिप हो गया, पढ़ाई हो गई, वो उनसे जाके डिस्कस कर लेते हैं, तो उनके जो मन की जो बात है वो निकल जाती है, वो उनकी उससे जूझने की जो हिम्मत है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। और यही है मेन हमारे, जिसको हम कोपिंग स्किल बोलते हैं। अगर वो डेवलप हो जाते हैं चाइल्ड काउंसलर या चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास आके, तो वो बाहर के किसी भी स्ट्रेसर को ज्यादा अच्छे से झेल पाते हैं, ज्यादा अच्छे से उससे उभर पाते हैं। मैम जैसे मेरे को एक चीज पूछनी है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं या दोनों सेम है? राइट। तो ये दोनों वर्ड्स को सिनोनिमसली यानी ये बदल के यूज किया जाता है, बट ये दोनों सेम चीजें नहीं है। स्ट्रेस हम एक बोलते हैं, हमारी डिग्रीज ऑफ स्ट्रेस होते हैं। एक होता है यू स्ट्रेस,
जो बहुत ज़रूरी होता है हमारे एक अच्छे फंक्शनिंग के लिए, यानी इतनी मात्रा में स्ट्रेस होना कि हमारे को वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए मदद करे, वहां तक वो ठीक है। हमें हर एक इंसान को एक निजी लाइफ में जब हम उठते भी हैं, हमें ऑफिस जाना होता है तो एक थोड़ा सा स्ट्रेस होता ही है, वही एक्चुअली हमें उठाता है। अगर उतना भी ना हो तो शायद हम अपने बिस्तर से उठे भी ना। तो दैट इज कॉल्ड यू स्ट्रेस, जो हमें हर अपनी एक डेली फंक्शनिंग में अच्छे करने में मदद करता है। वही स्ट्रेस अगर हो जाए, जिसको हम बोलते हैं टू द लेवल ऑफ डिस्ट्रेस, तो वो होता है जो हमारे को अपनी डेली फंक्शनिंग करने से रोकता है, या हम जो हमारी क्षमताएं हैं उनको पूरी ना करने से रोकता है। अगर वो डिस्ट्रेस लेवल पे जाता है तो दैट इट कैन कॉज बहुत सारे मानसिक रोग हो सकते हैं। उनमें से एक डिप्रेशन है, एंजाइटी हो सकती है, और भी बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। जैसे इसके अलावा मुझे पूछना था कि जैसे आजकल बहुत कॉमन देखा गया है पैनिक अटैक्स, इनके बेसिकली रीजंस क्या क्या होते हैं? राइट, सो ये भी एक मिथ है कि पैनिक अटैक्स सिर्फ कोई स्ट्रेसर होगा या कोई एक्सटर्नल कॉज होगा या किसी चीज से ही होंगे। ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पैनिक अटैक्स जो होते हैं, पहले तो मैं ये बता दूं पैनिक अटैक्स दर्शकों को है क्या। पैनिक अटैक एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंजाइटी ही है, ठीक है। जब एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें वो एक फॉर्म ऑफ पैनिक अटैक में प्रेजेंट करती है। उसमें इंसान को एकदम से ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि या तो उसकी जान चली जाएगी या दुनिया खत्म हो जाएगी, वो पागल हो जाएगा, उससे कुछ हो जाएगा, या एकदम से प्रलय आ जाएगा, दुनिया में कुछ खत्म हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। ये एक कॉमन प्रेजेंटेशन होती है हमारी पैनिक अटैक की। बहुत कॉमनली लोग एडल्ट्स जो हमारे पास आते हैं वो इसे समझ के आते हैं, वो हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं क्योंकि उनको लगता है उन्हें हार्ट अटैक आ गया है या उन्हें कुछ गंभीर स्ट्रोक आ गया है, कुछ ऐसी परेशानी हो गई, क्योंकि पैनिक अटैक एग्जैक्टली वैसा ही प्रेजेंटेशन होता है, राइट। अब पैनिक अटैक जो है ये काफी कॉमन है, लेकिन लोगों का जैसे आपने बोला कि कोई एक्सटर्नल कॉज 80% केसेस में हो सकता है, कोई एक्सटर्नल ना भी हो। इट हैपेंस आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू मतलब बिना किसी कारण के अचानक से हो जाना। हम बस ऑफिस में बैठे हैं या हम कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से किसी को पैनिक अटैक हो सकता है। उनके बहुत सारे अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे जिनको हम बोलते हैं कि पैनिकोजेंस, ठीक है। हो सकता है इंसान को मध्य रूप से थोड़ा सा माइल्ड एंजाइटी चल रही हो, काम का बस थोड़ा सा स्ट्रेस हो, अचानक से कुछ घटित हो जाए, इवेंट हो जाए और वो पैनिक अटैक आ जाए। बट समटाइम्स एज आई एम सीइंग, जो हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हॉस्पिटल में आती हैं, वो आराम से बस काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है और अचानक से पैनिक अटैक हो जाता है। दैट इज वी गेट इट, कोई कारण नहीं मिलता, आउट ऑफ द ब्लू इंसान को हो जाता है, राइट। हाँ, लेकिन उसके जैसे बोला मैंने कि माइल्ड एंजाइटी इंसान को चल रही होती है, कुछ अचानक से ऑफिस में किसी सीनियर ने डांट दिया एंड देन वो पैनिक अटैक प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, राइट। बट अगर किसी को पैनिक अटैक बिना कारण के हो गया तो इसको ये नहीं बोला हमें तो कोई स्ट्रेसर नहीं था, कोई तनाव नहीं था, अचानक से हो गया, ये तो पैनिक अटैक नहीं है। ऐसा नहीं है, बिना कारण के भी पैनिक अटैक हो सकता है, राइट। ये अभी तक शायद बहुत बड़ा मिथ रहा होगा, इससे लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी आई थिंक। जैसे अभी हमने एंजाइटी की बात की, तो आई थिंक एंजाइटी के भी दो लेवल होते हैं, एक होता है एंजाइटी और एक होता है हेल्थ एंजाइटी, है ना। तो हेल्थ एंजाइटी क्या रहता है? राइट, सो हेल्थ एंजाइटी हमारा, हम ले पर्सन को इसी टर्म बोलते हैं, इसको हम अपने टर्म्स में बोलते हैं हेल्थ इलनेस एंजाइटी या हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ये भी काफी कॉमन आजकल हमें मिलता है। लोगों को नॉर्मल एक हेल्थ कॉन्शियस होना एक लेवल तक अच्छा है, जैसे मैंने बोला यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस की हमने बात की थी, कि वही हमें प्रमोट करता है कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। बट इसी चीज की अति हो जाए, यानी कि इंसान अपना इतना ज्यादा प्रीऑक्यूपाइड हो जाए, उसे पता है उसका वेट लेवल सही है, फिर भी वो अपने खाने को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दे, या फिर थोड़ा सा भी सिम्टम आया, हम हर एक को हेडेक होता होगा ओवरवर्क करने से, या किसी दिन नींद ठीक नहीं आई, हम उसको नॉर्मल लेते हैं, पैरासिटामोल की टैबलेट लेते हैं, वो ठीक हो जाता है। यही जिनको हेल्थ इलनेस एंजाइटी होता है, जिसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं, वो एक हेडेक को एक सिम्टम, बहुत बड़ा सिम्टम मान लेते हैं, वो इसी एक बीमारी का लक्षण मान लेते हैं कि कहीं मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया है, कहीं मुझे कोई कैंसर तो नहीं हो गया है, और वो उसका गूगल इंटरनेट सर्च करने लग जाते हैं। अब गूगल इंटरनेट सर्च से ये प्रॉब्लम बन जाती है, एक विशियस साइकिल बन जाती है, गलत साइकिल बन जाती है, क्योंकि गूगल पे आप कुछ भी सर्च करोगे वो उसका फाइनल डायग्नोसिस कैंसर बताएगा, राइट। तो और वहाँ कोई ऐसे एक्सपर्ट्स भी नहीं बैठे हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज कर लो, फाइनली हर एक उसके डिफरेंशियल्स देगा, राइट। तो वहां से उनको और एक धारणा जो है उनकी जो थी कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया, एक हेडेक के सिम्टम को लेके वो और फिक्स हो जाता है, राइट। एंड फिर वो अपने आप जा जाके अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को दिखाना शुरू कर देते हैं।
वो स्पेशलिटी डॉक्टर उनको बोले भी नहीं आपको कोई परेशानी है, नॉर्मल हेडेक है, फिर भी वो उनको बिलीफ नहीं होता है, वो उसको लेके और इन्वेस्टिगेशंस कराते रहते हैं। आप मानेंगे नहीं, हमारे पास 4-5 साल बाद एक पूरी इन्वेस्टिगेशंस का गठरी लेके हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बोलते हमने ये भी करा लिया, हमें पूरा विश्वास था हमें कैंसर है, लेकिन देखो डॉक्टर साहब जांचों में तो कुछ आया नहीं है। दिस इज नथिंग बट हेल्थ एंजाइटी और हेल्थ इलनेस एंजाइटी, जहाँ पे पेशेंट अपने लक्षणों को ढूंढ के एक बीमारी के समझ लेता है, जिस भी बीमारी के बारे में वो सोचता है उसको वही लक्षण सिम्टम्स एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं, और उसको यही लगने लग जाता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है। उसका इलाज दवाइयों से है और बहुत अच्छा इलाज है। इनफैक्ट वो 2-4 साल जब अपने वेस्ट करके आ जाते हैं, हमारे पास आते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ में वो कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं एक बार जब वो उसका इलाज ले लेते हैं। तो मैम जैसे अभी तक आपने इतना डिस्कशन किया हमने, तो जैसे अभी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो बेसिकली मेडिसिन वगैरह से ठीक होता है या कोई थेरेपी होती है? सो इट डिपेंड्स कि 2-3 चीज़ों में, कि एक तो कितने समय से इलनेस है, कितना टोटल ड्यूरेशन था, कितने समय से इंसान को लक्षण हो रहा था, कितनी उसकी सिवेरिटी या तीव्रता थी, और क्या डिसऑर्डर है, ठीक है। सो और क्या एज ग्रुप है इस बेसिस पे भी, एंड कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं है। बेसिकली ये 4-5 चीज़ों पे हम ये डिसीजन लेते हैं। अगर उसकी एंजाइटी, अगर उसकी मतलब सिवेरिटी कम है, बीमारी के लक्षणों की कम ड्यूरेशन के लिए हैं, ऐसा एज ग्रुप है कि बहुत एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत ओल्ड एज है, या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है, तो हम खाली काउंसलिंग से भी ठीक कर सकते हैं। यही अगर हमें लगता है कि उसकी सिवेरिटी ज़्यादा है, बीमारी ज़्यादा समय के लिए है, राइट, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें जल्दी इलाज करना है, जैसे कि ये यहाँ मैं एक और मिथ भी सॉल्व करना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, राइट, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम उल्टा चाहते हैं कि जल्दी ट्रीटमेंट हो, नहीं तो उसका प्रभाव जो बच्चा है, फीटस है, उस पर भी पड़ता है, माँ पे भी पड़ता है आगे जाके। तो इन कंडीशन में हम जल्दी दवाई शुरू करना चाहते हैं ताकि उसका जल्दी इलाज हो। देन हम कंबाइन करते हैं दवाई और काउंसलिंग। तो इट डिपेंड्स बहुत सारी चीज़ों पे, फैक्टर्स पे, जैसे मैंने 4-5 फैक्टर्स बताए कि हमें खाली काउंसलिंग करनी है, दवाई देनी है, या दोनों चीज़ें एक साथ करनी है। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि काउंसलिंग भी बेसिक रहता है, तो आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से पेशेंट ऐसे जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग ली, उसके बाद उन्हें लगता है कि अच्छा ठीक है बातें कर रहे हैं, ठीक है किसी और से भी कर लेंगे जी, तो पैसा क्यों देना यहाँ पे, है ना, टाइम क्यों लगाना, किसी और से भी हो सकता है। तो ये भी है मिथ है। यही एक बात है, क्योंकि जो भी दे रहे हैं काउंसिल जो कर रहे हैं, एक तो पहले प्लीज ये भी एक बात है कि वो उनकी डिग्री चेक करके जाएं, कि अगर साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट उनके पास एक MA या MPhil डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई भी बेड के काउंसलर नहीं बन सकता। और जो भी उनको एडवाइस दे रहे हैं, जिनके पास, अगर वो डिग्री वाले के पास जा रहे हैं, चाहे वो एक साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो एक साइकियाट्रिस्ट है, हम काफ़ी सालों से पेशेंट देख रहे हैं, हमें वो एक्सपीरियंस है कि उनकी क्या थेरेपी करनी है। ऐसे कोई नॉन स्ट्रक्चर्ड या ऐसी सिर्फ बात करने वाली थेरेपी नहीं होती है। तो अगर वो ऐसा सोचते हैं किसी के पास भी जाके प्रोफेशनली किसी के पास भी जाके बात कर लेंगे तो वो उनका इलाज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ज़रूर अगर उन्हें किसी के साथ जाके बात करनी है, दोस्त के साथ शेयर करना है, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना है, वो हम एडवाइस करते हैं, जिसको हम एक बोल सकते हैं टॉक थेरेपी की तरह शेयर करने को हम भी प्रमोट करते हैं। बट वो इतना ही है कि वो अपना दिल की बातें एंड ऑफ द डे शेयर कर लें किसी से जाके, बट दैट इज नॉट इक्वल टू प्रोफेशनल हेल्थ, राइट। इसके अलावा मैम जैसे काफ़ी फोबिया भी देखा जाता है, बहुत से लोगों को फोबिया भी होता है कि मेरे को सामने वाले बंदे से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम है, या आजकल एक बहुत कॉमन फोबिया है वो है कि अंधेरे से डर लगना, है ना। तो मेरे को बस ये जानना है कि जो फोबिया है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है, या जितने भी हमें जो नॉर्मली डर भी लगता है वो सब चीज़ फोबिया में इंक्लूड है? तो फोबिया जो वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एक ही स्टिमुलस या एक ही चीज़ से हमें जो है डर लगना या फियर होना, ठीक है। को हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोबियाज। अब वो किसी सिचुएशन से हो सकता है, किसी इंसान से हो सकता है, किसी जानवर से हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट से हो सकता है। जैसे सिचुएशन में हमने बोला कि कुछ लोगों को सिर्फ बंद कमरों में, बेसमेंट्स में, क्राउडेड भीड़ भाड़ वाली जगहों में डर लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर जानवर से ही डर लगता है, जैसे कि डॉग से, कैट से, एक्सेट्रा से। तो इनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोबियाज, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज से ही उनको एक्सट्रीम फियर होना, इतना फियर होना कि वो उसको अवॉइड करना शुरू कर दें, उसके वजह से उनकी डेली फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाए, दैट इज जिसको हम फोबिया बोलते हैं। अगर आप बोले कि एक नॉर्मल एंजाइटी से इक्विवेलेंट है, वो नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर उस चीज से।
फिर एक हमारी एक अलग कैटेगरी आती है जो आप बोल रहे हैं कि हर चीज से ही फियर हो जाना, उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी। यानी कि वो कोई सिचुएशन ना भी हो, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए, तो भी उनको घबराहट बेचैनी उत्पन्न हो जाना अचानक से, कि वो कुछ काम भी कर रहे हैं तो इतना भी कि मैं अब आगे जाके अपना लंच भी करूंगा या पानी पीऊंगा, इसी चीज से एंजाइटी प्रवोक हो जाना। वो एकदम रेस्टलेस रहना, अगर बैठे भी हैं तो एकदम टिक के नहीं बैठ सकते, पैर चला रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, खड़े हो रहे हैं तो ऐसे आपने देखा होगा कुछ लोग बार बार चलते रहते हैं, वो एक जगह टिक के नहीं रह पाते, जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ द सीट। मतलब वो कभी भी रेस्टफुल स्टेट में नहीं रह पाते, हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी। हम इसी के जैसे भी हमने घबराहट की बात की, तो बहुत से लोगों को ना, मतलब मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे लोगों को आता है कि जैसे मैं हूँ नॉर्मली, जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ, तो मुझे ऐसा खुद ही फील होगा कि मेरे को कहीं से आवाज़ आ रही है, मुझे उस चीज़ से घबराहट होगी, या मुझे ऐसा लगे कोई मुझे देख रहा है, तो मुझे उस टाइम पे भी थोड़ा सा घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है। किसी को बहुत ज़्यादा पैर हिलाने की आदत होती है, या बहुत ज़्यादा कांपने की आदत होती है, तो मैम वो चीज़ें क्या है? तो जैसे मैंने बोला, एक नॉर्मल रेस्टलेसनेस या थोड़ा बहुत ट्रेमर्स हो जाना कॉमन है, जैसे कि कोई तेज आपने आवाज यहाँ सुन ली, कोई बर्तन की आवाज सुन ली, थोड़े से पैल्पिटेशन होने, यानी दिल की धड़कन तेज हो जाना, अचानक से उस चीज से डर जाना, या आपने जैसे बोला कभी कभार ऐसा लगता है कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा, या कोई एक घुंघरू की आवाज आ जाना, या ऐसी कोई नॉन स्पेसिफिक साउंड आ जाना, ये नॉर्मल फिनोमिना है, ठीक है। लेकिन यही अगर उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, राइट, या फिर वो इस तरीके से, अगर हम आवाज की बात करें, अगर हमारे को ऐसी आवाजें सुनाई देने लग जाएं जो नॉन स्पेसिफिक भी हो सकती है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, या कोई ऐसे लोगों की आवाज सुनाई देने लग जाना जो एक्चुअली वहां प्रेजेंट ना हो, दैट इज परसेप्शन विदाउट अ स्टिमुलस, ठीक है। तो दैट वो होता है परेशानीदायक। थोड़ा बहुत कभी ऐसे घंटी की आवाज लग जाना, या ऐसा प्रेजेंस सा फील होना, या कभी हम रेस्टलेस हो जाएं, दैट इज नॉर्मल, वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसके अलावा मैम मेरा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि आजकल हम ओसीडी के बारे में बहुत सुनते हैं, है ना? तो ओसीडी बेसिकली है क्या? मैंने जहाँ तक, आजकल हम रील्स वगैरह बहुत देखते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो रील्स आती हैं, तो मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल बहुत कॉमन देखे हैं कि किसी को साफ सफाई का बहुत शौक होता है, अगर कोई चीज़ सही है, मतलब ऐसे है, तो वो इधर नहीं होनी चाहिए, इधर नहीं होनी चाहिए, किसी को बार बार हाथ धोने का बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें क्या है? सो ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन मतलब बार बार एक ही तरीके के विचार आना, कंपल्शन मतलब बार बार एक ही तरीके के एक्ट या बिहेवियर करना उन विचारों को कम करने के लिए। एक जैसे आपने एग्जाम्पल दिए कि लोगों को साफ सफाई का बहुत शौक होता है या ऑर्गेनाइज करने का बहुत शौक होता है, हम हर एक इस इंसान को ओसीडी नहीं बोल सकते जब तक कि मतलब वो ऐसा है ओसीडी, तब हम उसको बोलते हैं कि वही अगर साफ सफाई या फिर ऑर्गेनाइज करना ऐसा हो जाए कि अगर मैं वो ना कर पाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी डेली शेड्यूल में बिजी हूँ, या किसी कारणवश मैं आज अपना चीजें अरेंज नहीं कर पाई, तो उससे अगर मुझे एंजाइटी हो, डिस्ट्रेस हो कि मैं ये नहीं कर पाई, राइट, या फिर ऐसा करना, नॉर्मली हाथ धोना कि हर वॉशरूम यूज करने के बाद, खाना खाने से पहले इतना क्लीननेस रखना नॉर्मल है, कुछ लोग और क्लीन रखना चाहते हैं कि वो घर आके भी कपड़े चेंज करते हैं, वहां तक भी इट इज नॉट ओसीडी। ओसीडी हम तब बोलते हैं कि हमारे हाथ क्लीन भी हैं, राइट, फिर भी हमें फील होना कि मैंने एक टेबल सरफेस को भी टच कर दिया, क्या मेरा हाथ गंदा हो गया है, हालांकि वो टेबल सरफेस बिल्कुल साफ था, उसको जाके मुझे हाथ धोना ही पड़ना। अगर मैं हाथ ना धोऊं या उसको क्लीन ना करूं, सैनिटाइज ना करूं, तो मुझे ऐसा महसूस होना कि मेरे हाथ पे और पूरे शरीर पे ऐसे जर्म्स आ गए हैं, और जब तक मैं उनको धोने ना जाऊं मुझे उसके लिए एंजाइटी फील होता है, दैट इज ओसीडी। इसी के साथ मैम, मैं जो हमारे दर्शक हैं जो आज ये वीडियो देखेंगे, आप उन्हें किस तरीके से एडवाइस करेंगे कि वो अपने डेली लाइफस्टाइल को किस तरीके से बैलेंस करें कि इस तरीके से कोई प्रॉब्लम उन्हें ना हो, है ना? इससे जो आजकल हम देखते हैं पैनिक अटैक्स और ये सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कशन किया, ऐसा कुछ उन्हें अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व ना करना पड़े, तो आप क्या एडवाइस देंगे हमारे दर्शक? हमारे जो साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जितने तौर पे वो प्रिवेंट हो सकते हैं, जिसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं, वो ये है कि हम अपनी एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, यानी कि हम अपने पूरे डेली रूटीन में अपना एक एक्सरसाइज को, किसी तरीके के एक्सरसाइज को, चाहे वो 10 मिनट की वॉक हो, योगा हो, या एरोबिक्स हो, कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को हर रोज रोजाना 10 से 15 मिनट, हफ्ते के एटलीस्ट 5 दिन में हम उसको अपने पूरे बिजी शेड्यूल में इन्वॉल्व रखें। खाना ठीक से खाएं, नींद ठीक से लें, मील्स सारी अच्छे से खाएं, राइट।
लेकिन अगर उन्हें कुछ भी, जो अभी हमने कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में बात की, अगर कुछ भी ऐसे साइंस लगे तो प्लीज जाके अपने प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। जितना जल्दी आप उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेंगे, उसको ट्रीट करना, उसको इलाज करना ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से होता है, जाने के जब तक उसकी सिवेरिटी ना बढ़े, तो उल्टा ज्यादा परेशानीदायक हो जाता है। जरूरी नहीं है आपको, अगर प्रॉब्लम है कि दवाई से, जरूरी नहीं है, जैसे हमने अभी इसके बारे में भी बात किया कि आपको दवाई ही दी जाएगी। बहुत टाइम सिर्फ काउंसलिंग ही किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी आपको एक प्रोफेशनल हेल्प ही लेने की जरूरत है कि आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो अगर आपको कोई भी इनमें से साइंस दिखते हैं, जो आज हमने कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में बात की, प्लीज अपने पास के जो प्रोफेशनल हेल्प जाके लीजिए, चाहे काउंसलर से लीजिए, साइकाट्रिस्ट से लीजिए, राइट, एंड उसको इलाज कराइए। अदर देन दैट अपना लाइफस्टाइल, अपना जो है खाना पीना, नींद और जो हमने एक्सरसाइज बोला, उसको अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व कीजिए। इसी के साथ मैम आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। थैंक यू सो मच मैम। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।